वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बिलावल ने भी बात की और वो मुझे लग रहा है कि उन्हें जो कि उन पर एक दबाव आया क्योंकि वो मेज़बान भी थे और उनकी कराची की पुलिस जो उनके ताबे है, उनके मातहत है और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव के मातहत है, उससे कार्रवाई भी हो गई। तो उस पे मुझे लगता है वो कुछ दबाव में थे और उनको डर था कि पीडीएम कहीं टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश लैंड न कर जाए, तो उन्होंने भी इजहार किया। लेकिन इंतज़ार कीजिए, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। कुछ फुटेज सामने आ गई है, कुछ फुटेज ने कलाई खोल दी है। जो मफरूज़े थे कि ये कौन शख्सियत है, कहाँ से हिदायत दी जा रही हैं, वो आपके सामने आ गया। मज़ीद चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। शाह साहब, इसमें इसी कंट्रीब्यूशन यूएन का चूँकि यूनिवर्सिटी यहाँ पे, तो यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर का जो इशू है, रेजोल्यूशन हमारे उनके यहाँ पड़ी हुई है। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि सरदार अजीज़ रिपोर्ट की जो एक कमेटी बनी है और उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन आई, उसकी बेस के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल स्टेटस देने जा रहे हैं आपको। तो क्या ये बात दुरुस्त होगी कि एक ऐसे टाइम में कि जब इंडिया ने वहाँ पे 370 और 35A को रिवोक कर लिया, तो पाकिस्तान भी उसको एक स्टेटस दे दे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो उनका एक अंदरूनी मामला है, उनका आइनी शक है, उस पर तरमीम कर दें न करें हमारी बला को। हमें जो तशवीश है वो जो वहाँ वो डेमोग्राफिक चेंज ज़बरदस्ती जो कर रहे हैं और एक मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमें यकीनन तशवीश है। बाकी आपके सामने है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, हम उनसे गाफिल नहीं हैं। हमारा जो हिस्टोरिक नुक्ता नज़र है, हमारी उस पर नज़र है। हमने कोई ऐसा कदम उजलत में नहीं उठाना जिससे कि हमारी जो कश्मीर की पोजीशन है वो डाइल्यूट हो। बिल्कुल नहीं, हम उस पे हसास भी हैं और कॉन्शियस हैं। अब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं और ऐसी कदगन नहीं है। इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक नेशनल कंसेंसस दरकार है। हमारी नशिस्तें हुई हैं और उन नशिस्तों में मैंने देखा है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है और उन्होंने न सिर्फ अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, उन्होंने कहा है कि हम उसको अपने मंशूर का हिस्सा बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपके सामने है और वो अपने मंशूर का हिस्सा इसको गर्दानते हैं। जो सरताज अजीज़ साहब की रिपोर्ट है वो PMLN से उनका ताल्लुक़ है और उन्हीं की रिपोर्ट है और उनकी ही रिकमेंडेशंस हैं। PTI का एक मौक़िफ़ है, दीगर जमातों का भी अपना मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखकर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, हम उनको भी सामने रखें, अपने तारीख़ी मौक़िफ़ को भी सामने रखें और उन क़ुव्वतों को भी सामने रखें जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त सब नेशनलिज़म को, शोरश को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हुए कि सीपेक के लिए उसकी कितनी अहमियत है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम वहाँ के मकामी हालात को, लोगों के जज्बात को, नेशनल कंसेंसस को और कश्मीर पर अपनी पोजीशन को और हमारे जो कश्मीरी हैं उनकी क़यादत को एतमाद में लेकर कोई कदम उठाएंगे। कोई जल्दबाजी में कदम उठाने का इरादा नहीं है। यार एक मिनट, मुझे अगर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनको ब्रिटेन जाना पड़े, वज़ीर आज़म ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए अगर उनको खुद बरतानिया जाना पड़े तो वो जाने को तैयार हैं और बोरिस जॉनसन से भी बात करने को तैयार हैं। तो क्या ब्रिटेन गवर्नमेंट उनकी एक्सट्रेडिशन के लिए, उनको वापस लाने के लिए पाकिस्तान से कोऑपरेट नहीं कर रही है? देखिए, एक्सट्रेडिशन तो अभी हमारी उनके साथ इस किस्म का अरेंजमेंट तो नहीं है ना।
سوال یہ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے اور جو برطانیہ کو سمجھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب باہر تشریف کیوں لے گئے. کیا ایک کنوکٹڈ پرسن پاکستان کے قانون کے مطابق باہر جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا؟ اگر اسپیشل گنجائش پیدا کی تو کس بنیاد پر پیدا کی گئی؟ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر پیدا کی گئی. کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ایک بالکل تاثر بن چکا تھا اور میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. جب پلیٹلیٹس کا ذکر ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ خدا نخواستہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی ایشورنسز پر اور جو ایشورنسز ان نے اور ان کے بھائی جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں جو ان نے دی اور جو انہوں نے موقف عدلیہ کے سامنے رکھا، عدالتوں کے سامنے رکھا، اس سارے ماحول کے اندر آپ کے علم میں ہے ہم نے تو ایک شیورٹی بانڈ کا ذکر کیا تھا اور اس میں ایک خطیر رقم تھی جو ہم کہتے تھے کہ ان کو اس قسم کا شیورٹی دینی چاہیے. لیکن عدالت نے اس کو تب مناسب نہیں سمجھا. ہمیں احترام ہے ان کا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس بنیاد پر وہ گئے اگر وہ بنیادی نہیں ہے تو کیا اخلاقی طور پر، ایک تو ہے نا قانونی، کیا اخلاقی طور پر کوئی جواز ہے وہاں رہنے کا؟ میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر کوئی جواز نہیں ٹھہرتا اور انہیں از خود واپس آنا چاہیے اور آ کر کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے. اور اگر ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں جس پہ وہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی تسلی تشفی کروا سکتے ہیں تو فبہا جی. تو یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. حکومت پاکستان نے جب دیکھا کہ وہ صحت یاب ہیں اور پوری طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو وہ اب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں ملوث کر چکے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، تقاریر فرما رہے ہیں، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے برطانیہ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں کارروائی کرنی چاہیے اور وزیر اعظم کا جو موقف ہے اس میں وزن ہے. یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بات کی الزامات نہیں لگانے چاہیے، لیکن پہلی بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وفاقی وزراء وفاقی افسران پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے کہنے پر ایکٹ کرتے ہیں. مثلا سندھ پولیس کے حوالے سے جو شہباز گل صاحب نے کہا، فواد چودھری صاحب نے کہا، شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں. تو اگر حکومت کے پاس اس ملی بھگت کے کچھ ثبوت ہیں، انکوائری کیوں ہولڈ نہیں کی جاتی اور کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر صرف الزام کی حد تک یہ دیکھیے میں تو عرض کر چکا ہوں کہ انکوائری ہولڈ ہو چکی ہے، وہ اس کے بعد الزام لگے. سر دیکھیے مسئلہ دیکھیں نا، ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس جاری ہے، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیجیے، میرا یہ موقف ہے. اور وہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، چند دنوں کی بات ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. سر فارم منسٹر یہ بتائیے کہ کیا پاکستان نے اگست 5 2019 کے انڈین ایکشن سے ریکنسائل کر لیا ہے؟ اور پاکستان نے انڈیا کو ٹاکس کے لیے آفر کی تھی، آپ کے این ایس اے نے کہا تھا، تو کیا اس کے اوپر رسپونڈ آیا ہے نئی دہلی سے؟ پہلی بات تو قبلہ یہ ہے کہ پاکستان اگست 2019 کے جو غیر قانونی یک طرفہ اقدامات ہیں نہ انہیں تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس سے ریکنسائل کر سکتا ہے. یہ تو بالکل آپ اس پہ کوئی ابہام آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. بحیثیت پاکستانی کے ہمارے میں کلیئرٹی ہے. جو 5 اگست کو کیا اس کو نہ صرف پاک نے مسترد کیا بلکہ کشمیریوں نے، وہ کشمیری جو ماضی میں بھارت کے ساتھ تعاون کرتے رہے انہوں نے بھی مسترد کیا ہے. اور اکراس دا بورڈ 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کیا گیا ہے. اور آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بی جے پی سرکار کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، جو سمجھتا ہے کہ یہ اقدامات
मनफी नौयत के थे और उससे उनके कश्मीर के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा है और उसमें कोई उनको लोगों को मज़ीद उन्होंने लोगों को एलियनेट किया है, तो उस पर तो कोई अभाम है नहीं। देखिए, जहाँ तक गुफ्त शुनीद का ताल्लुक़ है, मेरी ईमानदाराना राय है कि इस वक्त मुझे तो गुफ्त शुनीद का माहौल दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ लोग गाहे बगाहे इस किस्म के इशारे करते रहते हैं, पर ये बताइए कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, रिस्ट्रिक्शंस कायम हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट मुसलसल जारी है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बिल्कुल पामाल किए जा रहे हैं, किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वहाँ जाने की इजाज़त दी जाती, इंडिपेंडेंट मीडिया को वहाँ कदम रखने की इजाज़त नहीं है, एक्सेस नहीं है, ठीक है जी। तो इस माहौल में जो मज़ाकरात होंगे वो क्या होंगे? वो तो गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन वाली बात है ना, वो तो एक हुज्जत तमाम करने के मुतरादिफ होगा और हम नहीं समझते कि हुज्जत तमाम की जानी चाहिए। हमारी ईमानदाराना ये राय थी कि हमें मज़ाकरात को तरजीह देनी चाहिए और जब हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई थी तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पहले दिन कहा था कि आप अमन की तरफ एक कदम बढ़ाएं, हम दो बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वे फॉरवर्ड के लिए हिंदुस्तान को अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी होगी। हिंदुस्तान ने जो गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात उठाए हैं उन पर नज़रसानी करनी होगी। जो इस वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस उन पर लागू की गई हैं, डबल लॉकडाउन, एक तो कोविड का लॉकडाउन है और एक जो इंसानी जुल्म का जो लॉकडाउन वहाँ है, जी उस अलमिया जो है उस पर उन्हें नज़रसानी करनी होगी और अगर वो नहीं करते तो मज़ाकरात बेसूद हैं। अच्छा शाह साहब, ये एफएटीएफ का आज आखिरी दिन है। जी एफएटीएफ के हवाले से क्या सर एक आप आ जाओ। शाह साहब, एफएटीएफ का आज आखिरी दिन है, तो क्या तवक्कुआत है वहाँ से? देखिए, एफएटीएफ पे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है और मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले कमेंट करना शायद मुनासिब भी ना हो, लेकिन एक चीज़ मैं एतमाद से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के जो अज़ाइम थे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए, उसमें इंशाअल्लाह वो नाकाम होगा। नाकाम इसलिए होगा कि दुनिया आज इस बात पर कायल हो चुकी है कि पाकिस्तान ने और मौजूदा हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने इस पर ठोस कदम उठाए हैं। जो लेजिस्लेशन की गई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए, माजी करीब में ऐसा नहीं हुआ, तो इसका एतराफ़ दुनिया करती है, एक्नॉलेज करती है। जो 27 के करीब जो एक्शनेबल आइटम्स उन्होंने हमारे सामने रखे थे, मैं समझता हूँ उन 27 में से 21 तो मैं कह सकता हूँ वसूख से, जिस पर 100% आप अमल दरामद कर चुके हैं। जो बकिया 6 रह गए हैं उस पर भी आप आगे खासे बढ़ चुके हैं। मेरी नज़र में इस सारी पेशरफ्त को सामने रखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि फैटफ के फोरम को पाकिस्तान के इन इक़दामात को पॉजिटिवली देखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। ये हमने जो इक़दामात उठाए हैं, देखिए दुनिया जो कहती है वो एक अपनी जगह है, हमने खुद देखना है कि जो हमने कदम उठाए हैं क्या उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है या नहीं। अगर पाकिस्तान की बेहतरी है तो वो कहे ना कहे हमें करना चाहिए और हमने किया है, लेकिन जो हमने किया है मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया भी उसको एक्नॉलेज करेगी। सर, कमांडर ने कहा है कि भारत की जानिब से पिछले 1 साल में मैसेजेस भेजे गए डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से, तो कंट्रीज़ को स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि इन्होंने बातचीत कराने के लिए मैसेजेस किए। और एक बात, दूसरी बात ये, मुख्तसर जवाब जी नहीं। कमांडर के क्वेश्चन पे हुकूमत क्या करनी चाहिए? देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अर्ज़ करूँ, देखिए ना, मैं हैरान होता हूँ कि हर चीज़ में सियासत को घसीटा जाता है।
देखिए सियासत, मुझे पता है सियासी पार्टीज़ की ज़रूरत है। मैं खुद सियासतदान हूँ, मैं कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं हूँ, मैं कोई मतलब मैं कोई उस लिहाज से डिप्लोमेट तो नहीं हूँ। मैं तो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हूँ और सियासत को समझता हूँ। लेकिन बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे सियासत नहीं की जाती, जो नेशनल नौयत के इश्यूज़ होते हैं। मैं समझता हूँ फैक्टर पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कश्मीर पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कुलभूषण जाधव के नुक्ते नज़र या उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। क्यों? आज जो पाकिस्तान कर रहा है वो हिंदुस्तान की चाल को समझ रहा है। अब हिंदुस्तान की चाल को समझें। हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया और कुछ तवक्कुआत लेकर गया, जो उनकी तवक्को थी उसमें उनको नाकामी हुई, ठीक। वो चाहते थे कि जनाब वो रिहा भी हो जाए, वो बरीउल ज़िम्मा भी हो जाए, हमारे हवाले भी कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ, उनको कामयाबी नहीं हुई। हमसे तकाजा किया गया कि उसे काउंसलर एक्सेस जो है वो दी जाए। हम उस काउंसलर एक्सेस को फुलफिल करने के लिए जो हमने कमिट किया है, हम उसको ऑनर करना चाहते हैं। हमने यके बाद दीगर हिंदुस्तान को कई ऑफर्स की हैं कि आइए हम आपको काउंसलर एक्सेस देते हैं, और हमने दिया। अब जब भी हम देते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान नहीं चाहता, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान बहाने तलाश कर रहा है। हम काउंसलर एक्सेस देना चाह रहे हैं, वो लेना नहीं चाह रहा। वो क्यों नहीं लेना चाह रहा? वो इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि वो पाकिस्तान को दोबारा घसीटना चाहता है ICJ में। और हम अपने इक़दामात से, कानून साजी से, जिस पे हमारे कई दफ़ा नादान सियासतदान उसको समझ रहे नहीं हैं और सियासी रंग दे रहे हैं, वो उनके ट्रैप में आने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ट्रैप को समझने की ज़रूरत है। वो आपको ICJ में दोबारा घसीटना चाह रहा है, और हम हर वो दरवाज़ा, हर वो खिड़की बंद करना चाह रहे हैं जिससे हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को दोबारा ICJ में लाने का बहाना मिले। सर ईरान से UN आर्म्स एम्बार्गो उठ गई, इसके ऊपर आपकी क्या रिएक्शन है? कि ईरान कहता है कि इससे बड़ा एक अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी फॉर मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन ईरान एंड अदर कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान। तो आप इस हवाले से देखिए, सैंक्शंस दो नौयत के, कुछ UN सैंक्शंस थे और कुछ US सैंक्शंस हैं। US सैंक्शंस अभी बरकरार हैं, और UN सैंक्शंस में क्योंकि आपको पता है JCPOA में मुख्तलिफ अमेरिका का और बहुत से यूरोपियन और P5 ममालिक का मौक़िफ़ में एक थोड़ा सा झोल है और मुख्तलिफ है। अब हमें देखना है, हम उसको एग्ज़ामिन करेंगे। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, हमें अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का भी एहसास है। हम किसी सैंक्शन को वायलेट नहीं करना चाहेंगे, और हमें ये भी एहसास है कि ईरान हमारा पड़ोसी है और हमारे उनके साथ तारीख़ी और करीबी रवाबित हैं। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शामिल महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची वाक़े पर इंक्वायरी की जा रही है और कुछ फुटेज सामने आ गई है जिससे कल एक खोल देगी। कराची वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी दबाव में थे, इनको डर था कि कहीं PDM टेक ऑफ से पहले क्रैश ना हो जाए। मफरूज़ों की सियासत सामने आ चुकी है। नवाज शरीफ तशरीफ़ क्यों ले गए? क्या एक मुजरिम कानून के मुताबिक बाहर जा सकता था? उन्होंने कहा कि बरतानिया से दरख्वास्त की है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई